Good afternoon, ninth standard student. Now let's continue our lecture with history subject lesson number 2, that is event after 1960 about India. इंडिया में 1960 के बाद क्या घटनाएं हुई उसके बारे में हम इस लेसन में जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ पीएम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। उन्होंने कितने समय तक पीएम पद पे थे और क्या क्या कार्य किया, ये सारी जानकारी हम इस लेसन में प्राप्त करने वाले हैं। नाउ यू नो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो 1947 से लेकर 1964 तक हमारे देश के पीएम थे। वो पहले प्रधानमंत्री थे। हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उनके बाद में लाल बहादुर शास्त्री आए जो कि दूसरे प्रधानमंत्री थे और ये लगभग 2 साल तक ही पीएम थे, 1964 से लेकर 1966 तक। और इंदिरा गांधी जो कि 2 बार पीएम बनी और 1966 से लेकर 1977 तक एक बार पहली बार बनी, उसके बाद उनकी सत्ता गिरने लगी तो वापस से वो खड़ी हुई उम्मीदवार बन के और 1980 में से लेकर 1984 तक फिर वो प्रधानमंत्री देश की बनी। मोरारजी देसाई जो कि अपोजिशन पार्टियों के मिलने से जनता पार्टी बनी थी, उस जनता पार्टी के नेतृत्व में ये मोरारजी देसाई जो थे वो चुनाव लड़े थे और जीता था और जीतकर प्रधानमंत्री बने। पर ये ज़्यादा समय तक नहीं रह सके, केवल 2 साल तक ही इनका टेन्योर था। इनका जो कार्यकाल था वो 2 साल तक चला, 1977 से लेकर 1979 तक। नाउ 5वें प्रधानमंत्री फिर बने श्री चरण सिंह। इनका भी ये भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए, 1979 से लेकर 1980 तक ये रहे। और राजीव गांधी जो कि 6ठे हमारे देश के पीएम थे, 1984 से लेकर 1989 तक इनका कार्यकाल था, टेन्योर था। इनको तमिल लोगों ने बम ब्लास्ट में मार दिया था। कुछ इश्यूज़ थे जिनके वजह से राजीव गांधी के अगेंस्ट हो गए और उनको बम ब्लास्ट में मार दिया। नाउ 7th जो पीएम थे वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि 1989 से लेकर 90 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ये भी केवल 1 ही साल तक थे। नाउ 8वें प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल 1990 से लेकर 1991 तक चला। ये भी ज़्यादा समय तक टिके नहीं, 1 साल में ही इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव जो कि 90वें प्रधानमंत्री बने, 1991 से लेकर 1996 तक इनका कार्यकाल चला। और 10वें प्रधानमंत्री थे एचडी देवेगौड़ा, जिनका कार्यकाल 1996 से लेकर 1997 तक चला। फिर 11वें प्रधानमंत्री थे इंदर कुमार गुजराल जो कि 1997 से लेकर 1998 तक चले। और 12वें प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो कि 1999 से लेकर 2004 तक कार्यकाल किया। और उसके बाद बने मनमोहन सिंह जिन्होंने 10 वर्ष तक कार्यकाल संभाला, जो कि 13वें प्रधानमंत्री थे। और अब 14वें प्रधानमंत्री हमारे पीएम मोदी जी है, जिसको आप अच्छी तरीके से जिनको आप जानते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विथ अवर लेसन। नाउ इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली, यू नो वेरी वेल। इंडिया accepted the constitutional framework in 1950 मीन्स उन्होंने इंडिया का जो गणतंत्र है, जो
रिपब्लिक डे है वो कब मनाया जाता है? 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संविधान लागू हुआ और हमारा कानून हम बनाए और उसको ही फॉलो किया। दैट इज़ इन द ईयर 1950 एंड बिकम अ सर्वेजन डेमोक्रेटिक नेशन। सॉवरेन डेमोक्रेटिक मीन्स ऐसा देश जो अपनी प्रजा की सुनता है, जहाँ पर लोकतंत्र ही को ही महत्व दिया जाता है, बाहर देश का कोई दबाव नहीं होता है। हाँ, जब इलेक्शन होता है तो जनता इलेक्शन में अपना वोट करती है और अपने उम्मीदवार को चुनती है। ऐसे कंट्री को ही सॉवरेन डेमोक्रेटिक नेशन कहा जाता है। नाउ द इंडियन सोसाइटी इज़ multicultural and people of various languages, religious, ethnicities and caste have live together। मतलब हमारे इंडिया में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। मल्टीकल्चरल मीन्स अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग वंश के लोग, अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मोमेडियन कंट्री सिर्फ मोमेडियन ही रहते हैं, ऐसे नहीं है। कई सारी जातियाँ यहाँ रहती है, जिसकी वजह से कि डिस्प्यूट्स भी कई सारे होते हैं। सबकी सोच मेल नहीं खाती है, ऐसा होता है। देखो, जहाँ 5 बर्तन होते हैं वहाँ तो वो बर्तन टकराते ही है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। वैसे हमारे इंडिया की भी सिचुएशन थी उस समय। ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद के समय, इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इश्यूज ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। इंडिया के सामने कई आर्थिक, पॉलिटिक मीन्स राजनीतिक, और सोशल मीन्स सामाजिक, ऐसे डेवलपमेंट उस समय को लेकर कई सारे इश्यूज थे। क्योंकि जो हमारी समाज की कंडीशन थी वो काफ़ी पुअर थी उस समय। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। तो ऐसे समय लोगों को बताना, उनको समझाना, अगर हम लिख कर बताएंगे तो वो कैसे समझ पाएंगे जब उनको पढ़ना ही नहीं आता। तो इस वजह से उस समय का कंडीशन हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल का काम था। फिर भी लोगों ने, जो लीडर्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया। जैसे कि अगर वोटिंग होती थी तो वोटिंग के समय जो होते थे चिन्ह होते थे, जैसे लोटस का चिन्ह, पंजे, हाथ का पंजा होता था कांग्रेस का, ऐसा, जिससे कि उन्हें समझ आए कि ये कौन से निशान, कौन से ग्रुप का है ये चिन्ह और किसको उन्हें वोट देना है। ऐसा सोचकर ये चिन्ह बनाया गया, जो आज भी हम फॉलो करते हैं ड्यू टू द इलिटरेसी। क्योंकि उन्हें पढ़ने नहीं आता था ना, कि पढ़ के तो देख नहीं सकते थे कि कौन सा ये दल है और किसको हमें चुनाव देना है। इसकी वजह से निशान लगा देते थे, जिससे कि वो निशान को समझते थे और वहाँ पर अपना वोटिंग करते थे। ऐसे ही कई सारी परिस्थितियाँ उस समय लोगों के सामने आई, जो सोशल वर्कर्स थे और जो नेता थे, लीडर थे, उनके सामने आई। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड emphasis on industrialization was a mean to achieve economic development and eliminate poverty in India। मतलब उनका क्या सोचना था, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना ज़रूरी है, हमारे देश में इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से उन लोगों ने प्लानिंग किया कि इंडस्ट्रीज़ को पहले सेटअप करेंगे, जिससे लोगों को नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो लोगों का जीवन यापन हो पाएगा और लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर पाएगी। ऐसा लोगों ने प्लान किया, जो सोशल वर्कर थे। एंड टू eliminate the poverty in India, successfully conduct of election and faith the democratic tradition made it possible for us to achieve political stability। means इलेक्शन उस समय जब स्वतंत्रता के बाद अच्छे से इलेक्शन चुनाव लड़े और उसको सक्सेस किया, और जिससे कि
पॉलिटिकल में स्टेबिलिटी आ गई, राजनीतिक में थोड़ा सुधार हो गया, एक स्थायी रूप मिल गया उसको। At the same time, several social reforms include policies and programs for the weaker section of society were sought to be implemented. Means ऐसे समय जिन सुधारों में कमज़ोर समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रम और नीतियों का समावेश था कि जो बैकवर्ड है उनको, जो वीकर सेक्शन है उनको किस तरीके से अप किया जाए, उनको कैसे उठाया जाए और उनके लिए क्या सुधार किया जाए, इस बात पर जोर दिया गया। नाउ लेट्स सी इन द 1960 in the decade of the 1960, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. The region of Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese rules and become part of the Indian Federation. The tension between the India and China on the north border, which had been rising since 1950, culminated in the War of 1962 between two countries. This war was fought in the region of the McMahon Line. Now क्या हुआ? भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं वर्ष 1960 में घटित हुई। मीन्स पुर्तगालियों के आधिपत्य में गोवा था, पहले पुर्तगाली के अंडर में था वो, और दमन और द्वीप प्रदेश भी थे। ये प्रदेश पुर्तगालियों के से मुक्त कराने के लिए भारतीय साम्राज्य ने के अंग बने, मतलब कि भारत का अंग बने। पहले गोवा और दमन और द्वीप ये अलग ही देश थे, अलग थे, तो इनके जो राजा थे उन्होंने भारत से हाथ मिलाया और भारत के अंग बन गए। अब ये भारत में है, भारत का एक राज्य है ना। इसी के साथ देश की सीमा पर 1950 से भारत और चीन के बीच में वॉर हो रहा था, तनाव बढ़ा हुआ था, सीमा को लेकर युद्ध हो रहा था। तो यह युद्ध हुआ और इसको एक इसमें डिसीजन निकाला गया कि एक लाइन बनी सीमा पर जिसको नाम दिया गया मैकमोहन लाइन, और यहाँ से ये दीवार बन गई कि ये भारत का पार्ट है और वो चीन का पार्ट है, ऐसा ये अलग अलग फॉर्म हो गया। आफ्टर द इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लीड द कंट्री। भारत के स्वतंत्र होने के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। नाउ ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेशी जो नीतियाँ थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छी तरीके से फॉरेन पॉलिसी जानते थे। इस वजह से वो फॉरेन पॉलिसी जो भी होती थी उसको इंडिया में सेटअप करते थे और उस अच्छी जो पॉलिसीज़ होती थी उनको अडॉप्ट करके लोगों को बताते थे, उससे नॉलेज देते थे लोगों को कि ऐसे हम करेंगे, अगर फॉरेन से हाथ मिलाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ये पॉलिसीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते थे, जिससे को काफ़ी हेल्प मिली। His contribution to the social and economic development of India is significant. मीन्स भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। जवाहरलाल नेहरू passed away in 1964. Lal Bahadur Shastri succeeded him and became the next Prime Minister of India. During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issues in 1965. The Soviet Union tried to mediate
between the two countries, Lal Bahadur Shastri gave the slogan Jai Jawan Jai Kisan, with which he highlighted the importance of Indian soldiers and Indian farmer. Lal Bahadur Shastri breathed his last at Tashkent in 1966. Tashkent मीन्स जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया, मीन्स उनकी डेथ हो गई 1964 में। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। और टेन्योर मीन्स कार्यकाल, उनके कार्यकाल में वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर वॉर हुआ। दोनों देशों के बीच सोवियत यूनियन ने बातचीत करके उसे सॉल्व करने का प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्लोगन बोला जिससे कि लोग बहुत ही प्रभावित हुए। जय जवान जय किसान का नारा लगाया और इसी नारे के वजह से भारतीय किसान और जवान को एक मीन्स पावर मिली और वे सभी एकत्रित हुए लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में, उनके साथ खड़े हुए और मिलकर देश में जो प्रॉब्लम चल रहे थे उसको दूर किया। फिर उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में मृत्यु हो गई, निधन हो गया। नाउ इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद थर्ड प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी जी बनी। ड्यूरिंग हर tenure, Pakistan oppressive policies in East Pakistan resulted in a big movement there. This movement was led by Sheikh Mujibur Rahman and his organization Mukti Bahini. This crisis in East Pakistan affected India as well as become a millions of refugees came to India. क्या हुआ? इन ईयर 1966 में इंदिरा गांधी जी थर्ड प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान के प्रति दमन नीति का अवलंबन किया और ये नीति जो थी पाकिस्तान में इसके वजह से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके कारण इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीब उर रहमान की मुक्ति सेना ने की और पूर्व पाकिस्तान की उस समस्या का परिणाम भारत पर भी हुआ, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान से करोड़ों शरणार्थी रिफ्यूजीज थे वो भारत आए थे, इसी वजह से भारत आए। तो नाउ लेट्स सी द 1971 war between the India and Pakistan led to the creation of independent country called Bangladesh. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो बांग्लादेश था वो स्वतंत्र हो गया, एक अलग कंट्री बन गई बांग्लादेश, नहीं तो वो भारत का ही अंग था। As a part of India's policy to use atomic energy for a peaceful purpose, India successfully carried out an understand test of an atomic device at Pakistan in Rajasthan in 1974. In 1975, the people of Sikkim voted for join the India's republic and Sikkim became a full-fledged state in India Federation. क्या हुआ कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ और इस युद्ध की परिणति ये हुई कि बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। परमाणु ऊर्जा का भी उपयोग शांति स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस नीति के एक अंग के रूप में भारत ने वर्ष 1974 को राजस्थान के पोखरण भूमि पर एक अंदर सफल परमाणु परीक्षण किया, भूमि के अंदर सफल परमाणु परीक्षण किया। देखो, जो एटॉमिक एनर्जी होती है हम ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसका सही रूप से इस्तेमाल होना चाहिए।
अगर हम किसी देश के खिलाफ इस परमाणु का परीक्षण करते हैं तो हम कंट्री के अगेंस्ट हो जाते हैं और हम पर कार्रवाई होती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लेती है। नाउ इन द 1975 सिक्किम ने भारत के साथ में हाथ मिला लिया और भारत में विलीन हो गया, मतलब भारत के साथ जुड़ गया और उसके अनुसार भारतीय साम्राज्य में सिक्किम को राज्य का भी दर्जा प्राप्त हुआ, मतलब भारत का एक स्टेट बन गया, वो एक अंग बन गया। ड्यूरिंग दिस डिकेड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया grew unstable. The Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, then Prime Minister, had misused the government machineries during her election campaign. मतलब इसी समय क्या हो गया, जब इंदिरा गांधी जी थी 1974 में, उनके खिलाफ इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एक केस दर्ज हो गया कि उन्होंने जो गवर्नमेंट की मशीनरीज़ है वो अपने इलेक्शन के लिए यूज़ किया। क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है तो ऐसा कहा गया है और ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के समय जो भी प्रचार होते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो भी व्हीकल यूज़ होते हैं या फिर पैम्पलेट यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो पर्सनल होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट की। उनकी खुद की होगी तो ही वो प्रचार करे, नहीं है तो वो गवर्नमेंट का सामान नहीं इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इंदिरा गांधी जी पे ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने इसका मिसयूज़ किया है, गवर्नमेंट की मशीनरीज इस्तेमाल की है अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। ओके, नाउ इट लीड टू नेशन वाइड स्ट्राइक एंड protest during this period. The situation became more complicated due to the movement leads by the जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश, इसी बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप परिस्थिति अधिकाधिक क्रिटिकल होती गई, मतलब विकट होती गई और जटिल बन गई, और देश में कानून और व्यवस्था जो है वो चरमरा गई, मीन्स इनस्टेबिलिटी आ गई। जो कानून, मतलब जो भी नेता, जो भी प्राइम मिनिस्टर था, ऐसे समय उनके काल में क्या हो गया, इंदिरा गांधी के समय लोगों में आक्रोश पैदा हो गया, जनता में लोग उनका पुतला जलाने लगे, उनके खिलाफ अगेंस्ट खड़े हो गए। नौ परिणामतः सरकार ने संविधान में उल्लिखित, मतलब संविधान में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कुछ आपातकाल घटना होती है, जैसे कि स्ट्राइक्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को आपातकाल घोषित कर दिया जाता है और जितने भी लोगों के अधिकार है, जैसे मानवीय अधिकार हुआ या फिर पॉलिटिकल अधिकार हुए, वो सारे स्थगित कर दिए जाते हैं, कुछ समय के लिए रोक दिए जाते हैं। उस समय किसी का लॉ नहीं चलता, किसी की कानून नहीं चलती, सब जगह स्ट्राइक हो जाती, जैसे कर्फ्यू वगैरह लग जाती है वैसे हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ, देखो हम पढ़ते हैं। द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री worsened and the government declare a state of nation emergency लागू किया गया on the basis of the constitutional provision related to the emergency, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई विकट संकट आते हैं तो ऐसे समय हम एमरजेंसी लगा सकते हैं। ड्यूरिंग दिस turbulent period, the fundamental rights of Indian citizen were suspended, मतलब नागरिकों के जो अधिकार दिए गए थे उसे सस्पेंड कर दिया गया कुछ समय के लिए। ड्यू टू द एमरजेंसी द इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन बिकम अ डिसिप्लिन, और इस एमरजेंसी के वजह से जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें डिसिप्लिन आ गया, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह थे वो समय पे अपने ऑफिस में आने लगे, अच्छे से काम करने लगे, ऐसा डिसिप्लिन आया उनके अंदर। बट द ह्यूमन राइट्स वेर रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन जो मौलिक अधिकार लोगों के थे, फंडामेंटल राइट्स, वो उस पर असर पड़ा। नाउ द पीरियड ऑफ नेशनल एमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 to 1972। ये जो एमरजेंसी था वो 2 साल तक लगा हुआ था,
1975 से लेकर 1977 तक। एंड आफ्टर द जनरल इलेक्शन वेयर कंडक्टेड, और इसी बीच में जब स्थिति नॉर्मल होने लगी तो एक जनरल इलेक्शन हुआ, मतलब जो इलेक्शन होते हैं वैसा इलेक्शन हुआ। ऑन द backdrop of the emergencies, many opposition party came together and form a party called a जनता पार्टी। मतलब कि ऐसे ही समय ये जो इलेक्शन हुआ उसमें जो अपोजिशन पार्टी थी, जो इंदिरा गांधी के अपोजिशन थी, कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन पार्टी थी, वो जितनी भी पार्टियां थी वो एक साथ हुई और उन्होंने जनता पार्टी नाम करके एक अपनी पार्टी बनाई। The Congress party led by the Indira Gandhi was roundly defeated by this newly formed जनता पार्टी। और इस जनता पार्टी के सामने जो प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी वो डाउन हो गई, मीन्स हार गई। मोरारजी देसाई बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और मोरारजी देसाई जो थे ये खड़े हुए थे और ये इस देश के चौथे प्रधानमंत्री बने। लेकिन क्या हुआ, अलग अलग पार्टियां थी, इस वजह से इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होते थे, और इस डिस्प्यूट्स की वजह से जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने जल्द ही इस्तीफा दे दिया। देखो दिया, अंडर हिज लीडरशिप द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंस, ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। चरण सिंह सक्सीड हिम बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज अ शॉर्ट लिव्ड वन, मतलब कि बहुत चरण सिंह जी बने जो 5वें प्रधानमंत्री, पर वो भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। 1979 से लेकर 1980 तक ही उनका कार्यकाल रहा। और द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी केम टू द पावर अगेन, और इस तरीके से फिर से इंदिरा गांधी जी जो थी वो देश की प्रधानमंत्री बनी 1980 से लेकर 1984 तक। नाउ the 1980 during the decay of Indian political system faced many challenges, और ऐसे में कई सारे राजनीतिक परेशानियां लोगों को फेस करने पड़ते थे, क्योंकि शुरुआती दौर था वो, हमारे लोगों को समझाना और उनको अपने विश्वास में लाना। शुरू में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ी कठिनाइयाँ आती है, वैसे ही कई सारे चैलेंजेस जो थे वो एक्सेप्ट करने पड़ते थे इन नेताओं को। नाउ द सिख इन पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान एंड बिगम अ मूवमेंट विच वेंट ऑन टू बिकम अ वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। मीन्स यहाँ पर सिख जो पंजाब में रहते थे वो सिखों का डिमांड था कि वो अपनी एक खुद की अलग कंट्री बनाना चाहते, वो इंडिया के अंदर नहीं आना चाहते, ऐसा उनका मत था। उनके जो कंट्री था उसका नाम वो खालिस्तान ऐसे वो देना चाहते थे। तो इस वजह से उन लोगों ने हिंसा किया और जैसे डिस्ट्रक्टिव और वायलेंट हो गए वो लोग, मतलब अनबैलेंस, जैसे हम बोलते हैं जिसे इंडिया के विपक्ष में हो गए और इंडिया के खिलाफ मूवमेंट करने लगे। तो द इंडियन आर्मी वॉज सेंट इनटू द, क्या हुआ यहाँ पर कि पाकिस्तान हैड लैंड इट सपोर्ट टू दिस मूवमेंट, और उन लोगों ने जो आंदोलन किया उसका सपोर्ट किसने किया? पाकिस्तान ने क्या किया, गोल्डन जो टेम्पल है अमृतसर में, वहाँ पर अपने कुछ टेररिस्ट को भेज दिया, और टेररिस्ट वहाँ पर छुपे थे। उनका कहना ये था कि जब तक पंजाब को एक अलग कंट्री नहीं घोषित करती इंडिया तब तक वो वहाँ से नहीं निकलेंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, अपने जो सोल्जर्स थे उनको उस टेम्पल में भेजा और वो सारे टेररिस्ट को मरवा दिया। ये ऐसी घटना उनके हॉली प्लेस पे हुई, जो अमृतसर में उनका गोल्डन पैलेस है, वो सिखों का हॉली प्लेस है। तो यहाँ पर खून खराबा हुआ। तो ऐसे में जो सिख थे वो सारे इनके इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गए, और इसी में क्या हुआ, जो बॉडीगार्ड्स थे इंदिरा गांधी जी के, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को, ये बॉडीगार्ड्स ने शूट किया और उनकी डेथ हो गई। ऐसा हुआ है रियल में।
तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की डेथ इन बॉडीगार्ड्स ने कर दिया। देखो हम पढ़ते हैं, पाकिस्तान हैड लेंट इट्स सपोर्ट टू दिस मूवमेंट the of the Sikkim in 1984 to evict the terrorists who had allegedly taken shelter there. One of the Sikh bodyguards in Indira Gandhi's personal security assignment मतलब killed कर देना हर during this period as an organization called United Liberation's Front of Assam carried on a major movement in northeast India. Right after Indira Gandhi's assassination in 1984, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. He tried to make several reforms in the field of Indian economic and that of science and technology. He took the lead in solving the issues of Tamil minority in Sri Lanka. He promoted the ideas of united Sri Lanka with internal autonomy to the Tamil community, but his effort proved to be in vain. मीन्स अब इंदिरा गांधी जी को तो मार दिया उनके बॉडीगार्ड्स ने, उसके बाद में कौन प्रधानमंत्री बना? राजीव गांधी, उनके बेटे। उन्होंने भारत को जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक थी और विज्ञान और इसमें टेक्नोलॉजी में, इन क्षेत्रों में बहुत सारे सुधार किए, इसको इम्पोर्टेंस दिया राजीव गांधी ने। साथ ही राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक मतलब कि श्रीलंका में दो भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, एक जो श्रीलंका की भाषा बोलते थे और एक तमिल भाषा बोलते थे। तो तमिल जो थे वो वहाँ पर बहुत ही कम थे और श्रीलंका वाले ज़्यादा थे, पर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई होने लगी। किस वजह से कि हम श्रीलंका के हैं, हम श्रीलंका के हैं, तो ऐसा उनके बीच में होने लगा कि हम तमिल है तो हमको अधिकार मिलना चाहिए और श्रीलंका चाहते थे कि उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसे में जो राजीव गांधी थे उन्होंने किसको समर्थन किया? श्रीलंका बोलने वाले लोगों को, और वहाँ पर अपनी आर्मी फोर्स को भेजा। उनके बीच लड़ाई चालू हो गई तो अपनी आर्मी को भेजा। तो इस वजह से जो तमिल लोग थे वो राजीव गांधी के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि राजीव गांधी जो थे वो श्रीलंका के फेवर से थे। तो इस वजह से इन लोगों ने, तमिल लोगों ने राजीव गांधी को एक मीन्स बम ब्लास्ट में उनको मार दिया। तमिल लोगों ने राजीव गांधी को बम ब्लास्ट से मारा था ड्यू टू दिस disputes between the Tamil and the Sri Lanka. He faced a lot of criticisms in the context of corruption that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long-range cannons from a foreign companies called Bofors. Means रक्षा सामग्री को लेकर और विशेष रूप से बोफोर्स कंपनी द्वारा, बोफोर्स एक इक्विपमेंट्स है जिस मीन्स एक गन टाइप होती है जिसमें हम तोप कहते हैं, जिसे ऐसा कुछ होता है, उसमें हम इस युद्ध के समय जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने खरीदी किया इंडिया में। तो इस खरीदी किया, तो ऐसे खरीदी में उसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिसके वजह से कि राजीव गांधी का नाम लिया जाने लगा कि इस भ्रष्टाचार में राजीव गांधी शामिल है, ऐसा कहा जाने लगा। तो क्या हो गया कि इस आम चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी थे फिर पराजय हो गए, फिर से राजीव गांधी जो है वो हार गए, क्योंकि उनका नाम आ गया ना इसमें करप्शन में, कि जो बफोर्स खरीदा गया उसके अंदर बफोर्स में कुछ करप्शन हुआ। देन पॉलिटिकल करप्शन बिकम अ
crucial issue in the general election that followed and the Congress party was defeated. फिर कांग्रेस पार्टी गिर गई. Several political parties formed a coalitions called the Janata Dal and विश्वनाथ प्रताप सिंह became the next prime minister. फिर 7वें प्रधानमंत्री कौन बने? जनता पार्टी की तरफ से विश्वनाथ प्रताप जी बने. The policies for providing a reservation for other backward classes, इन्होंने क्या काम किया? पहले जो ST और SC क्लास को ये रिजर्वेशन सीट थी, लेकिन इन्होंने OBC को भी में अदर बैकवर्ड क्लास को भी क्या दिया? रिजर्वेशन करवाया. किन्होंने? ये जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने OBC कास्ट के लिए रिजर्वेशन सीट का इंतज़ाम किया. नाउ इज़ कंसिडर टू बी हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है. ही कुड नॉट कंटिन्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंस इन द पार्टी, और ये फिर से ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए क्योंकि जनता पार्टी अपोजिशन पार्टी थी, कई पार्टी को मिलने से बनी थी, जिसके बीच में डिस्प्यूट्स हुआ और फिर ये डिक्लाइन हो गए, जिनका कार्यकाल सिर्फ 1989 से 1990 तक ही चला. एक ही साल के प्रधानमंत्री थे ये. इन द 1990 चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और 1990 में चंद्रशेखर बने प्राइम मिनिस्टर, 8वें प्राइम मिनिस्टर. नाउ हिज गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड, वो भी बहुत कम समय तक थे. In 1991, during the election campaign, the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation's Tiger of Tamil Eelam, assigned राजीव गांधी, और तमिल लोगों ने, जैसे मैंने बताया, उन लोगों ने इस लिबरलाइजेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, इन लोगों ने राजीव गांधी को बम ब्लास्ट में मार दिया. Towards the end of the decade of 1980, the arrest in Jammu and Kashmir had begun. The terrorist activities there faced the Kashmiri Pandits to leave the valley. These problems grew serious day by day, and today it has taken the form of terrorism. मतलब कि इसी समय क्या हुआ, जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि वहाँ टेररिस्ट लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया, और वहाँ के जो पंडित थे, लाखों पंडित, उनके घरों पे कब्जा कर लिया. कई पंडितों को मार दिया, कई पंडितों को भगा दिया, और आज तक ये जिनका वहाँ खुद का घर था, वे आज भी पंडित यहाँ वहाँ सेटल हो गए हैं, पर अपने घर वापस गए नहीं, क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट लोगों ने इतना मीन्स आतंक मचा दिया कि कश्मीर और जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर आज भी टेररिज्म सी है. वो लोग कहते हैं कि हम इंडिया के पार्ट नहीं हैं, और वहाँ के लोगों को भी यही बताते हैं कि तुम लोग इंडिया के नहीं हो, तुम लोग पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान के फेवर में रहो. ये लोग कैसे हुए? खाते इंडिया का है और बताते पाकिस्तान का है. ऐसे ही कुछ आज तक ये सिचुएशन चल रहा है, प्रॉब्लम जो है जम्मू कश्मीर का, और कई पंडितों को वहाँ से भगा दिया और कई को मार दिया. नाउ वी स्टॉप हियर. लेट्स कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय, टेक केयर.